19वीं शताब्दी के यूरोप और इंग्लैंड में मशीनों की घरघराहट दिन रात लगी रहती थी। लगातार काम होता था 24 घंटे विभिन्न शिफ्टों में, मगर मजदूरों की आवाजें दबी हुई थी। और ऐसे में ही एक ललकार उठ के आती है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें अपनी जंजीरों के अलावा कुछ नहीं खोना है। नमस्कार। अंतर यात्रा के तहत ही विचार यात्रा की दूसरी कड़ी पेश करते हुए मुझे अपार हर्ष है। मैं गजेंद्र अंतर यात्रा के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम युग पुरुष, योग प्रणेता, जिसने पूरे जमाने की सोच ही बदल दी, कॉन्सेप्ट बदल दिया इतिहास का और समाज का, उनके संबंध में बात करेंगे, कार्ल मार्क्स। तो सीधे शुरू करते हैं। उनकी जीवनी, उनके विचार और आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रासंगिकता के साथ साथ आने वाले दिनों में वे कितने प्रासंगिक हैं, इस पर विस्तृत चर्चा शुरू करते हैं। 1818 में उस समय के प्रूसिया में, जो आज जर्मनी में है, ट्रियर नाम का एक शहर, जिसमें एक यहूदी परिवार में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। शुरू से ही प्रतिभावान, पढ़ाई में बहुत तेज मार्क्स बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन करते करते उनकी मुलाकात हीगल से हो जाती है और उन दोनों ने मिलकर इतिहास को एक घटना के रूप में नहीं बल्कि प्रोसेस के रूप में प्रस्तुत करना शुरू किया। मार्क्स ने स्पष्ट किया कि इतिहास राजाओं, राजघरानों और उनके युद्धों की कहानियां नहीं है, बल्कि पूंजी और श्रम के बीच के बदलते संबंधों की गाथा है। कैपिटल लेबर रिलेशनशिप जैसे जैसे बदलते हैं, इतिहास के पन्ने भी वैसे वैसे ही पलटते हैं। सबसे पहले आदिम समाज, किनशिप, दास व्यवस्था, फिर राजा और प्रजा के बीच में कैपिटल और लेबर का संबंध, फिर सामंत और मजदूरों के बीच में, और फिर पूंजीवाद में, पूंजी एक तरफ, श्रम एक तरफ, उसके बाद समाजवाद, और अंततः तो उनकी परिकल्पना कम्युन्स की थी। पूरा इतिहास वर्ग संघर्ष की ही गाथा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। दो वर्ग, बुर्जुआ और प्रोलेतारियत, यानी एक जिनके पास कैपिटल है, उत्पादन के समस्त संसाधन हैं, फैक्ट्री और मशीनें भी हैं, और दूसरा वर्ग जिसके पास दो हाथ हैं, श्रम है, जो अपनी मेहनत को बेचता है और अपने जीविकोपार्जन करता है। मार्क्स ने बताया कि पूंजीपति यानी बुर्जुआ मेहनत कशों के श्रम से, जिसे वो प्रोलेतारियत कहते हैं, मूल्य बनाते हैं। प्रोलेतारियत वर्ग को तो वो फिक्स्ड वेज देकर चलता करते हैं और खुद सरप्लस वैल्यू को मुनाफे के रूप में रख लेते हैं। इस तरह दो वर्गों में बटा समाज, एक शोषक और दूसरा शोषित के बीच में व्यवस्थाएं प्रवाहित होती हैं और इन्हीं के संघर्ष से एक उच्चतर सिंथेसाइज्ड व्यवस्था बनती है। लेकिन फिर कालांतर में दो वर्ग उभर जाते हैं इस उच्चतर व्यवस्था में, और फिर वर्ग संघर्ष, और फिर एक उच्चतर सिंथेसाइज्ड व्यवस्था, और फिर वर्ग संघर्ष। और इस संघर्ष का यह चक्र तब तक चलता है जब तक समाज फिर से छोटे छोटे ग्रुप्स में, समूह में, जिसे वे कम्युन्स कहते हैं, न बन जाएं, फिर से छोटे छोटे समूह में बंट जाएं, जहां वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड हो, ना कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज डीड हो। इसी प्रक्रिया और वर्ग संघर्ष से गुजरते हुए मानव विकास की व्यवस्था आदिम किनशिप,
कबीला और उनका मुखिया, फिर राजा और प्रजा, फिर सामंत और मजदूर, फिर कैपिटल और लेबर, फिर सोशलिज्म और अल्टीमेटली कम्युनिज्म तक जाएगा, ऐसी उनकी सोच थी, अवधारणा थी। इस पूरी थ्योरी में मार्क्स ने 5 महत्वपूर्ण कंपोनेंट बताए थे। पहला तो था कंसेप्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, पूरी इतिहास लिखने की कला को ही उन्होंने बदल दी। अब यह राजघरानों का इतिहास नहीं बल्कि लेबर कैपिटल के चेंजिंग रिलेशनशिप का इतिहास बना। दूसरा, कंसेप्ट ऑफ थेसिस एंड एंटीथेसिस, यानी हर व्यवस्था में एक वर्ग उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट होता है, और दूसरा वर्ग इसे परिवर्तित करना चाहता है क्योंकि इसमें इसका शोषण होता है। तो थेसिस और एंटीथेसिस जो कि परस्पर क्रांति के बाद एक सिंथेसिस के स्वरूप में हायर इकोनॉमिक ऑर्डर में के रूप में आते हैं। लेकिन हायर इकोनॉमिक ऑर्डर में भी फिर थेसिस और एंटीथेसिस, और यह चक्र चलता रहता है। द कंसेप्ट ऑफ थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तीसरा कंसेप्ट क्लास कॉन्फ्लिक्ट, पूरी इतिहास इसी वर्ग संघर्ष के रूप में बना हुआ हो, तो वर्ग संघर्ष की व्यवस्था उन्होंने, वर्ग संघर्ष का कंसेप्ट उन्होंने दिया। चौथा, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस वैल्यू, सरप्लस वैल्यू का कंसंट्रेशन किधर हो रहा है और उसे जस्टिफाइबल डिस्ट्रीब्यूशन ताकि सबको प्राप्त हो कैसे किया जाए। और पांचवा, कम्यून्स एंड कम्युनिज्म, छोटे छोटे समूह जहां वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ये 5 कंसेप्ट मार्क्स के हैं। उनका सपना था कम्युनिज्म का, जहां कोई वर्ग नहीं हो, क्लासलेस हो, जहां कोई स्टेट नहीं हो बल्कि स्टेटलेस हो, और छोटे छोटे समुदाय आपस में ही अपना मैनेजमेंट करें। इसे ही उन्होंने कम्यून कहा, और वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन मानवीय आधार पर इसमें हो। इन्हीं विचारों के आधार पर मार्क्स फ्रेडरिक एंजल से मिले, जो एक पूंजीपति का बेटा तो था परंतु श्रमिकों का सच्चा मित्र था, और इन दोनों ने मिलकर लिखा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक ऐसी पुस्तिका, एक ऐसी बाइबल जिसने सामंतशाही और पूंजीवाद दोनों को ही चुनौती दिया। और वह नारा भी इसी का जिक्र है जिसने हमने आरंभ में ही किया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हें अपनी जंजीरों के सिवा कुछ नहीं खोना है। मार्क्स देवता तो नहीं थे, लेकिन सिर्फ विचारक भी नहीं थे। वे तो जन्मदाता थे ऐसी क्रांतियों के जो 18, 19वीं, 20वीं शताब्दी में यूरोप की सूरत बदल दी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन और लाल झंडे। मार्क्स ने स्पष्ट किया कि शोषण सिर्फ आर्थिक ही नहीं, मानसिक भी है, जो हमारे मानस पटल पर यह लिख देती है, यह विचार पुष्ट कर देती है कि अमीरी तो किस्मत वालों के बस की होती है, हम तो पैदा ही लिए हैं खटने के लिए। यानी फॉल्स कॉन्शियसनेस, जिससे कि शोषित अपने ही शोषण को पहचान भी न पाए। मार्क्स ने यह भी बताया कि पूंजीवाद अपने ही अंदर विनाश का बीज लिए चलता है। शोषण एक सीमा के बाद क्रांति में बदल जाती है, और यह क्रांति हिंसा नहीं बल्कि चेतना की मुक्ति होती है। आज भी अपने गेट पर एक कॉल बेल बजता है और एक डिलीवरी बॉय आपके लिए भोजन, कपड़े या अन्य आवश्यक जरूरतें लेके खड़ा मिलता है लगभग प्रतिदिन। कौन है ये? सरप्लस वैल्यू जो इसने अंततः बनाया किसके पास गया? सिर्फ 1% लोगों के पास 90% आय है और 90% लोगों के पास अवशेष 10% आय का वितरण। आय की यह असमानता क्या ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड है? हाँ, मार्क्स पूर्णतः व्यवहारिक तो नहीं हो सके, क्योंकि आज भी सोसाइटी ना तो क्लासलेस बनी ना ही स्टेटलेस, परंतु प्रासंगिकता उनकी प्रतिदिन एआई के कारण जॉब लॉस होते आईटी प्रोफेशनल्स के रूप में दिखती है, तो कभी डिलीवरी बॉय के रूप में गेट पर खड़ी मिलती है।
मित्रों, यदि आज की प्रस्तुति ने मार्क्स के संबंध में आपके भी कुछ विचार क्राइस्टलाइज किए हैं, मन में उपजे हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज भी अक्सर हम ऐसी समस्याओं से जूझते हैं और आगे ये वर्ग संघर्ष कहां तक चलेगा यह देख नहीं पा रहे हैं। कैसी लगी आज की प्रस्तुति मित्रों? जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली प्रस्तुति में हम एक और बड़े विचारक के साथ आएंगे, लेकिन कमेंट में आप लिखिएगा कि आप किन के संबंध में सुनना, जानना, पुनरावलोकन करना चाहते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।